हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र बिग बाइंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीटेट के लिए 2022-23 के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन, ऐसे प्रकार से क्वेश्चन सीटेट में पूछे आते हैं। और सीटेट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, विदेश के भी इसकी वैकेंसी आई है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट सीटेट। तो सीटेट के लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हमारे सामने, तो देखते हैं, चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है वह दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात। जी हाँ, जो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:11 है। यदि इनका लासा 462 हो तो इनका मासा क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 6:11 है। 6:11 है तो इनका लासा अगर 462 है तो इनका मासा क्या होगा। तो दोस्तों, हमने पढ़ा है पहली संख्या, हमने पढ़ा है लासा में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू होता है लासा गुणे मासा। क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और लासा गुणे मासा। तो बात करते हैं अगर संख्या की, तो संख्याएं हमें नहीं दे रखी है, लेकिन यहाँ पे हमें उनका रेशियो दे रखा है, यानी उनका अनुपात दे रखा है। तो पहली संख्या हमने कहा लिखा कि 6x है, दूसरी संख्या क्या है 11x है, और इनका हमें क्या है लासा जो है वो 462 दे रखा है। 462 दे रखा, मासा इनका क्या है x है। x मासा इसलिए है क्योंकि संख्याओं का संख्याओं में गुणनफल इनका मासा होता है। इनके दोनों संख्याओं का जो मल्टीपल जो कॉमन होता है वही इनका मासा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो x से एक x काट देंगे और यहाँ से 11 से काटेंगे तो 11 चौको 44 होता है। यहाँ से 2 बचता है, 2 पर 2 22 हुआ, तो 11 दूनी यहाँ पे 22 हो गया, 11 दूनी 22, 6 कम 6 7 6 42 हुआ। तो हमारा x इक्वल टू कितना है, हमारा एक यहाँ पर x बचा और सामने हमारा क्या बचा, सामने हमारा 7 था, यानी कि x इक्वल टू 7 आ गया। कितना आ गया 7 हमसे, यानी कि मासा पूछा गया था, तो मासा हमारा क्या था, तो मासा हमारा कितना आ गया, मासा हमारा 7 आ गया। दोस्तों, आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि एक से कह रहा है कि 1/14 का कौन सा भाग 5/6 है। कह रहा 1/14 का कौन सा भाग 5/6 है। ठीक है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि 1/14 का क्या कह रहा है, 1/14 का कौन सा भाग, तो हमने कहा x भाग जो है वो कौन सा 5/6 है। कौन सा भाग, तो 1/14 का x भाग जो है वो 5/6 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2×3 6, 2 7 14, 2×3 6, 2 7 14, और यहाँ पे चला जाएगा इसके साथ, तो x इक्वल टू 5 7 35, 5 7 35/3 इसका जो होगा राइट आंसर होगा। यानी 35/3 जो होगा उसका सही उत्तर होगा कि जो 35/3 भाग होगा वो कौन सा होता है, 35/3वां भाग जो होगा वो 5/6 होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 और 3/2/2 तिहाई, 2 और 2 तिहाई 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है। ठीक है, पूछ रहा है कि इसमें डिग्रियों की संख्या क्या है, पूछा है इसमें कि डिग्रियों की संख्या क्या है। लिखा है 2 और 2/3, क्या लिखा है 2 और 2/3, तो इसमें 2 और कह रहा, और लगा है, और का मतलब 2 और 2/3 में समकोणों की संख्या में, समकोणों में डिग्रियों की संख्या पूछेगा। वो है डिग्रियों की संख्या, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, इससे बराबर करेंगे, हर को बराबर करेंगे तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 2 6, 6/3 प्लस 2/3 यानी कि हो जाएगा 8/3। 8/3 में समकोणों में डिग्रियों की संख्या का समकोण होता है 90 डिग्री। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो भैया हम 90 डिग्री से 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कम 3, 3 तिहाई 9, तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30, 8 तिहाई कितना होता है 24 होता है, यानी कि 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 240। और डिग्रियों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी 240 होगी। कितनी होगी 240 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देखते हैं आज का जो अगला क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा।
दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो हम कह रहा है कि काजोल एक घंटे में एक किताब को काजोल एक घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को 2.5 घंटे, 2 सही 1/5, 2.5 नहीं 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है। इस किताब का कितना भाग पढ़ने को अभी शेष है। कह रहा है कि 1 घंटे में कितना भाग पढ़ती है किताब का 1/3, तो टोटल वो पढ़ती कितने घंटे है 2 सही 1/5। वो पढ़ती कितने घंटे है 2 सही 1/5 का मतलब है 5 दूनी 10/11, 5 दूनी 10 11/5, 11/5 घंटे में पढ़ती है। और 1 घंटे में पढ़ कितना सकती है, 1 घंटे में वो कितने भाग पढ़ सकती है 1/3 भाग। तो 11 सही 11/5 घंटे में कितना पढ़ेगी, 1/3 से गुणा करा दो तो यानी कि वो पढ़ेगी 11/5, 15 11/15 भाग पढ़ डालेगी। कितना भाग पढ़ डालेगी, यानी कि वो पढ़ चुकी है कितना 11/15 भाग वो पढ़ चुकी है। किताब का कितना शेष अभी बाकी है, किताब का कितना भाग अभी बाकी है। तो मान लिया वो किताब है, किताब कितनी है, एक किताब है, किताब का कितना भाग पढ़ चुका है 11/15 भाग पढ़ चुका है। तो 11/15 भाग काजोल पढ़ चुकी है कितने घंटे में, 2 सही 1/3 घंटे में वो 11/15 भाग पढ़ चुकी है। तो 1 से 11/15 भाग माइनस कर दो तो 15 एकम 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 एकम 15 माइनस 11/15, तो ये हो जाएगा आगे 15 से 11 गया 4/15, यानी कि किताब का 4/15 भाग जो है अभी शेष बाकी है। कितना बाकी है, 4/15 भाग अभी क्या है और पढ़ना बाकी है। अभी कितना 4/15 भाग अभी शेष बाकी है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 60 × 28, यानी 60 × 28 बराबर 63। सॉरी ये 60 नहीं है 603 है। कितना है 603 है यहाँ पर। 603 × 28 बराबर 63 × 4 × x। हमें फाइंड करना है x की वैल्यू क्या होगी। हमें क्या बताना है कि दोस्तों हमें बताना है कि x की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो x की यहाँ पे हमें वैल्यू बतानी है, x की हमें वैल्यू बतानी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहीं पे देखो सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, इसमें इक्वल में दे रखा है, जो कट रहा है उसको काट लो। देखो 4 एकम 4, 7 4 7 28, ठीक है। 7 एकम 7, 7 9 63, और फिर यहाँ पे 7 9 63, 9 एकम 9, 9 6 54, और बचा यहाँ पर 60 था। 60 से 54 अगर कट जाता है तो हमारे पास 6 बचता है, आगे 3 है तो 3 होगा 63 हो जाएगा। और 63 को जब 9 से भाग करेंगे तो 7 9 63 होता है, यानी कि 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हमें x इधर बचा, इधर क्या बचा 67 बचा, यानी कि जो x की वैल्यू फाइंड हुई है वो कितनी है, x = 67। कितना आ जाएगा, x = 67। क्या फाइंड हुआ, x = 67। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है रूट के अंदर कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, इनको सॉल्व करना है। इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो रूट लगा है, तो रूट का मतलब होता है अंदर अगर पेयर बना, देखो किसका स्क्वायर होता है उसको बाहर निकाल लो। तो हम यहाँ पर देखेंगे पूरा ऐसे लिख लेंगे 54 प्लस √91। 91 के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे क्या 87, और इसको हम रूट के बाहर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी स्क्वायर रूट अगर देखा जाए इसका तो क्या होगा 6 होगा। इसका 36 का वर्गमूल देखा जाए तो कितना होगा 6 होगा, और 87 से 6 आएगा तो कितना बचेगा 81 बचेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 87 - 6 81 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे 54 और 91 91 प्लस √81 हो जाएगा। 81 का एक वर्गमूल क्या होता है, तो 81 का जो वर्गमूल होता है वो 9 हो जाएगा। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 54 प्लस 91 और प्लस 81 किसका वर्गमूल है, तो 81 9 का वर्गमूल है, 9 9 81 होता है। और 91 में अब क्या कर देना है, 9 को जोड़ देना है। तो 91 में 9 को जोड़ देना है, तो यहाँ पर 54 और प्लस 91 में 9 जोड़कर लिखेंगे हम 100 लिख देंगे। कितना लिख देंगे 100। तो ये किसका होता है, ये 10 का वर्गमूल होता है, 10 दाम 100 होता है। यहाँ पे ये किसका वर्गमूल होता है 10 का
तो ये हो जाएगा 54 प्लस 10, तो ये बचेगा और 64, 64। 64 किसका वर्गमूल होता है? तो 64 जो होता है वो 8 का वर्गमूल होता है। 8 इज द राइट आंसर, जो इसका सही उत्तर होगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था दोस्तों, तो क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ लास्ट पीछे से देखते हैं, वर्गमूल इसका निकालते हैं। वो जो होता है 6 बाहर आता है रूट के अंदर, इसको लिखेंगे 6 × 6, तो ये 6 हो जाएगा। 87 से 6 गए 81। फिर ये 9 का क्यूब रूट होता है, सॉरी स्क्वायर रूट होता है 9 का वर्गमूल। 9 को 91 में जोड़ देंगे 100 हो जाएगा। 100 जो होता है वो 10 का वर्गमूल होता है, 10 को इसमें जोड़ेंगे 64, तो ये 8 का 64 जो होता है 8 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों तो हमारा अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बात करते 5, 10, और 35, यानी कि 5, 10 और 35, 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणनखंड का अंतर क्या होता है? तो सबसे छोटे सारगुणज का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम की बात कर रहा है, और सबसे बड़े सारगुणनखंड यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? HCF की। छोटे सारगुणज का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM की बात कर रहा है, और सबसे बड़ा सारगुणनखंड, तो ये किसकी बात कर रहा है? HCF की बात कर रहा है। तो बात कर रहा है 5, 10 और 35 की। किसकी? 5, 10 और 35 की बात कर रहा है कि 5, 10 और 35 में LCM और HCF का अंतर क्या होगा? तो 5, 10, 35 का जो LCM होता है वो कितना होता है? 35। तो देखो इसको लिख सकते हैं 5 × 2 और इसको लिख सकते हैं 5 × 7। तो इसका LCM कितना हो जाएगा? देखो 5 तीनों में है, तो 5 × 2 × 7 जो इसका LCM हो जाएगा 5 दूनी 10, और 10 सत्ते 70 जो इसका LCM हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, इसका LCM कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और HCF कितना होगा? तो इसका HCF जो होगा इसका ये क्या है? 70 LCM है। यानी कि हम यहाँ से देखें तो LCM जो मैंने निकाला वो कितना निकाला? 70 निकाला, 70 निकाला। ठीक है, LCM निकालना सबको अधिकतर सबको आता है, तो इसका LCM कितना आया? 70 आया। और HCF कितना है? HCF वो होता है जो सभी नंबरों में कॉमन होता है। तो देखो इसमें 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। इन तीनों नंबरों में जो कॉमन नंबर है वो क्या है? 5 और 5 और 5 है। यानी कि जो इसका HCF होगा वो कितना हो जाएगा? HCF जो होगा वो 5 हो जाएगा। इनका अंतर हमसे पूछा था, यानी माइनस कर दो तो 70 से 5 जाएगा, यहाँ पर 65 बचेगा। जो इसका अंतर होगा वो कितना हो जाएगा? 65। यानी कि इसका जो 7th का जो आंसर है वो 65 इज द राइट आंसर। हमारे पास क्या करा कि सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणनखंड का अंतर जो होगा वो कितना होगा? 65 होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 105 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 105 के गुणनखंडों की संख्या, तो 105 है 105, कितना है? 105। इसके गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं? 105 इसके कर लो फैक्टर पहले, तो किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9 होता है। कितना होता है? 9 बचा 1, 3 5 जा 15, और यहाँ पे 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। इसको अगर हम लिखेंगे 105 को तो कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे 3 × 5 × 7 के रूप में लिखेंगे। और सबकी घात होती है क्या? 1। सबकी घात है कितनी? 1। जब सबकी घात यहाँ पर 1 है, जब सबकी घात 1 है तो हम जब भी गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो घात में 1 अपने पास से जोड़ देते हैं। घात में 1 जोड़कर सबको गुणा करा देते हैं। घात में क्या करते हैं? 1 जोड़कर गुणा करा देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2। ये घात में सब में क्या करना है? +1 कर देना। जब भी गुणनखंडों की संख्या है तो फैक्टर कर लो, और फैक्टर करने के बाद उनकी घातों में 1 जोड़कर उनका मल्टीपल कर लो, गुणा कर लो।
तो 2 दूनी 4 दूनी 8, जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा 8। यानी कि संख्या जो 105 है उसमें गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, वो 8 हो जाएगी। 8 इसका जो होगा सही उत्तर होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा 100 के 100 के 100 के समभाजकों की संख्या, यानी कि इसमें अब पूछा इवेंट फैक्टर्स पूछ रहा है। इसके क्या कह रहा है, इवेंट फैक्टर्स, जो नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर सम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। इसको हम समभाजक भी कह सकते हैं। तो समभाजकों की संख्या पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, 100 में पूछ रहा है। तो इसमें 100 में 100 के हम पहले क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो 100 का पहले किससे काटेंगे, 2 से, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर काटेंगे 5 से, 5 25, 5 एकम 5। 2 कितनी बार है, 2 बार है, यानी कि इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे और 5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। जब भी सम गुणनखंड बताने हो, सम गुणनखंड कितने होंगे, तो जो अभी हम क्या करते थे, सभी गुणनखंड बताए थे मैंने, तब घात में क्या करते, सभी घातों में 1 जोड़कर गुणा कराते। लेकिन सम पूछे, जब इवेंट नंबर पूछे, इवेंट फैक्टर्स पूछे, तो क्या करें, इसको जो पहला वाला है इस घात को हम ऐसे लिख लेंगे, इसमें 1 नहीं जोड़ना। आगे जितने भी नंबर हो उनकी घातें अगर हैं, जितनी भी है उसमें क्या करना है, 1 ऐड करना है। जो ये जो 2 था इसमें तो 1 ऐड नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिख लेना है। उसके बाद जो जितनी भी घातें हैं उसमें 1 ऐड कर दो। तो घात यहाँ पर 5 की घात 2 थी, 2 में 1 जोड़ा 3 हुआ, तो 2 गुणे 3 बराबर 6। तो इसमें फैक्टर जो होंगे कितना, इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, 3 सही 1/4 किलो चीनी के से 4 चीनी कितनी है, 3 सही 1/4 किलो और कितना 1/16 किलोग्राम के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो पहले इसको ये जो फ्रैक्शन में लिखा है इसको हम क्या करेंगे, केवल मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे। यानी जो मिश्र भिन्न में लिखी है इसको हम क्या करेंगे, सही भिन्न में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 12 = 13, 13/4, यानी कि 13/4 किलो हमें क्या थी, चीनी थी। कितनी थी, चीनी थी। तो हमसे कह रहा है कि क्या कह रहा है, 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट, दोनों यूनिट किलोग्राम में। ठीक है। अगर हमसे कहता है 4 किलो चीनी है, कितनी, 4 किलो चीनी है। ठीक है, 4 किलो चीनी है और 1-1 किलोग्राम में कितने पैकेट बनेंगे। इस 4 किलो चीनी से 1-1 किलोग्राम के कितने पैकेट बनेंगे। तो हमने कहा कि 1-1 किलोग्राम के कितने पैकेट बनेंगे, 4 ही पैकेट बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो और 4 किलो, 1-1 किलोग्राम के कितने पैकेट बनेंगे, 4 बनेंगे। कैसे पता चला, इस 4 को हम क्या किए, 1 से भाग कर दिया, तो 1 × 4 यानी कि 4 पैकेट ही बनेंगे 4 किलो में। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमारे पास चीनी कितनी है, तो चीनी हमारे पास 13/4 किलो है और हमें बनाने कितने के पैकेट हैं, जितने के किलोग्राम के पैकेट बनाने हैं उससे भाग कर देंगे। तो इसको क्या करेंगे, 1/16 से भाग लगा देंगे। जब भी ऐसी कंडीशन में फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो, भिन्न के नीचे भिन्न हो, तो क्या करते हैं, देखो भिन्न के नीचे जब भिन्न आ जाए तो मिडिल वाली संख्या जो होती है, बीच वाली संख्या का बीच वाली संख्या के साथ गुणा होता है और ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या के साथ गुणा हो जाता है। जो बीच में संख्या होती है उसको बीच वाली संख्या में, और सबसे ऊपर वाली संख्या का गुणा सबसे नीचे में हो जाता है। तो यहाँ पर 13 गुणे 6/4 गुणे 1 हो जाएगा। 16 है, 6 नहीं 16 है, 13 गुणे 16 और 4 गुणे 1, तो 4 × 4, 4 चक्कू 16। तो कितने पैकेट बने, 13 चक्कू 52, यानी कि 3 सही 1/4 किलो चीनी से 52 पैकेट बन सकते हैं। कितने पैकेट बन सकते हैं, 52 पैकेट बन सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सब इतना ही था। आप मित्रों, दोस्तों, आपको अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, बताएं कैसी लगी क्लास। आगे हम मिलते रहेंगे आपके लिए नए वीडियो नए सिलेबस के साथ मिलते रहेंगे। अलग अलग कोर्सों के सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पे। धन्यवाद।